आज हम महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके अंतर्गत हम महाकवि कालिदास के बारे में विस्तार से जानेंगे कि महाकवि कालिदास ने कौन कौन से नाटक और उनके काव्य हैं और महाकवि कालिदास का क्या जीवन रहा और वे इतने बड़े विद्वान कैसे बने और वो किस समय हुए, मतलब जब उन्होंने इन रचनाएं की तो वो कौन सा भारत में शासन चल रहा था, उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। और महाकवि कालिदास की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से भाषा, छंद, रसों का समायोजन किया है। तो महाकवि कालिदास जो हम बिंदु को समझेंगे वो इस प्रकार से है। महाकवि कालिदास, फिर महाकवि का काल निर्णय कि वो किस समय हुए, जीवन परिचय, कालिदास की रचनाएं जिसमें उनके 4 काव्य हैं और 3 नाटक हैं। तो 4 काव्य कौन से हैं? ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ये तो 4 काव्य हैं। और नाटक है विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। साहित्यिक विशेषताओं में भाषा और छंद योजना, नीरस विषयों में सरसता, रूपक कथा उपमाओं का प्रयोग, प्रकृति के साथ तादात्म्य और मानवीय भावना का चित्रण, ये उनकी साहित्य में विशेषताएं हैं। तो पहले हम महाकवि कालिदास का परिचय देखते हैं। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल के प्रतिनिधि कवि थे। क्या थे? प्रतिनिधि कवि। भारतीय अनुश्रुतियों के अनुसार कालिदास उज्जैन में रहने वाले एक ब्राह्मण थे और शैव मतावलंबी थे। मतलब महाकवि कालिदास शैव धर्म को मानने वाले थे, शिव के उपासक थे। कालिदास के नाटकों में कश्मीर की सुरम्य घाटियों के केसर के लहराते मनमोहक खेतों आदि का भी वर्णन मिलता है। मतलब कालिदास ने अपनी रचनाओं में कश्मीर की सुंदर घाटियों का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। और वहाँ जो केसर के खेत है और हरियाली है, पहाड़ है, झरने हैं, उसका भी उन्होंने अपने इन काव्यों और रचनाओं में इनका चित्रण किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. स्मिथ के मतानुसार कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। तो B.A. स्मिथ जो है इतिहासकार को क्या मानते हैं कि कालिदास जो थे मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे, जबकि अन्य इतिहासकार अपना अलग पक्ष रखते हैं। अब देखते हैं महाकवि का काल निर्णय, मतलब ये किस समय हुए हैं, इनका क्या काल निर्णय है, तो उसको जानेंगे। तो इस संबंध में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। मतलब यहाँ पर भी विद्वान एक मत नहीं है, उनमें आपसी विचारों में अंतर है। तो एक मत के अनुसार महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के राजसभा में नवरत्नों में से एक थे। तो एक जो विद्वानों का विचार है मत अनुसार, वो मानते हैं कि ये किसके दरबार में, महाराजा विक्रमादित्य की राजसभा में नवरत्नों में से एक थे और अपनी साहित्य रचना की। इस आधार पर कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। कब का माना गया है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का कालिदास को माना गया है। कुछ विद्वान के अनुसार कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये गुप्तकालीन जो शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके समय में महाकवि कालिदास हुए हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कालिदास गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो अधिकतर विद्वान जो ये मानते हैं कि कालिदास जो है वो गुप्त वंशी शासकों के गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे।
तो यहाँ पर हमने देखा कि महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के राजकुमार नवरत्नों में से एक थे। और इधर ये बताया जा रहा है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार कालिदास गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो इनका काल निर्णय के बारे में यही निष्कर्ष निकल के आता है कि ये गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अब इसके बाद हम इनका देखते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में ये कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। वे जिस पेड़ की डाल पर बैठते थे उसी को काटने लग जाते थे। तो एक राजा की पुत्री जिसका नाम विद्योत्मा था, वह उसे अपने विद्वता पर विशेष गर्व था, वो घमंड करती थी। तो इसी घमंड को चूर करने के लिए ब्राह्मण उन विद्योत्मा से साथ में हार जाते थे। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि विद्योत्मा का किस प्रकार से मतलब घमंड चूर चूर किया जाए। तो उन्होंने महामूर्ख कालिदास को वन में एक पेड़ पर डाल काटते हुए देखा जिस पर वह स्वयं बैठे हुए थे। तो ब्राह्मणों ने ये निर्णय लिया कि इससे ज़्यादा संसार में कोई मूर्ख नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। तो वो ब्राह्मण जो है वो कालिदास को प्रलोभन देते हैं कि हम तुम्हारा विवाह करवाएंगे एक विदुषी महिला से, राजा पुत्री से, सिर्फ तुम्हें मौन रहना है और मौन रहना, बाकी जो भी हमें व्याख्या करेंगे वो हम स्वयं करेंगे, तुम्हें नहीं बोलना है। इस प्रकार से बाद में विद्योत्मा और कालिदास के बीच में प्रतियोगिता कराई जाती है। कालिदास मौन बैठे रहते हैं और व्याख्या करने का काम जो है वो ब्राह्मण करते हैं। और बाद में ये निष्कर्ष रूप में निकलता है कि कालिदास की विजय होती है और विद्योत्मा से उनका विवाह हो जाता है। लेकिन विवाह के पश्चात कालिदास की मूर्खता के बारे में जब विद्योत्मा को पता चलता है तो उसे बुरा भला कहती है और उनका अपमान करती है, जिसके कारण कालिदास घर छोड़ के चले जाते हैं और क्रोध में आकर या वो अपने अपमान के कारण महाकवि कालिदास जो काली के मंदिर में जाकर ऐसा बताते हैं कि वो अपनी जीभ काट के चढ़ा देते हैं। और कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है। बाद में उनके ऊपर ऐसा बताया जाता है कि काली की उन पर विशेष कृपा होती है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और बाद में वे महाकवि कालिदास कहलाए। तो ऐसी घटना उनके जीवन के संबंध में है। और महाकवि कालिदास जब उन्होंने रचनाएं की तो उनकी रचनाओं के बारे में बताया जाता है कि कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य हैं। कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य कौन कौन से हैं? ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत। और नाटक है विक्रम ऊर्वशीय, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो पहला है ऋतु संहार। यह एक गीत काव्य है, गीत के रूप में है ये काव्य। इसमें 6 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। मतलब ये गीत काव्य है और इसमें 6 सर्ग हैं। इसमें प्रत्येक ऋतु का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। यह ऋतु संहार कालिदास की प्रथम कृति थी। मतलब जो पहली उन्होंने रचना की वो ऋतु संहार की ही रचना की। उन्होंने इसलिए दिखाने का प्रयास किया किस प्रकार से समय अनुसार ऋतुएं बदलती रहती हैं और प्रत्येक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु, उसके बाद ऋतु का क्रम चलता रहता है। इसके बाद कुमार संभव। इस कुमार संभव में इसमें 17 सर्ग हैं और कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण एवं विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं। तो कुमार संभव का क्या है? कथा वस्तु का आधार शिव पुराण एवं विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं। इसमें सर्गों में अलग अलग बातों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि प्रथम सर्ग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार पर्वतराज हिमालय अपनी अनुपम छटा लिए हुए है, उस पर तमाम तरह के वृक्ष और नदियों का प्रभाव हो रहा है और कितनी मनोरम दृश्य है, इसका
देखने को मिलता है। द्वितीय सर्ग है बसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा का वर्णन। जैसा कि देखते हैं कि बसंत ऋतु में जो है कि नए उपले निकलने लगती हैं और नए पुष्प खिलने लगते हैं, इस प्रकार का जो मनोहारी दृश्य होता है प्रकृति का, उसका वर्णन द्वितीय सर्ग में बसंत ऋतु एवं वन की अनुपम शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। तृतीय सर्ग है शिव की समाधि का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तृतीय सर्ग में कि किस प्रकार से शिव समाधि में लीन है। और चतुर्थ सर्ग में शिव द्वारा कामदेव का दहन, इसमें शिव द्वारा कामदेव का दहन इसलिए, और रति का करुण विलाप कि जब एक बार जब शिव अपनी समाधि में लीन थे तभी उन पर कामदेव अपना अमोघ अस्त्र चला देते हैं, जिससे कि जब शंकर जी अपना जब उनकी मतलब तपस्या में जब वो लीन थे या समाधि में लीन थे, तभी उनके बीच में ये इस तरह से हस्तक्षेप करना शिव जी को बहुत ही खराब लगता है और वो क्रोधवश अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं, उसको जला देते हैं। जिसके बाद रति की जो पत्नी है वो करुण विलाप करने लगती है क्योंकि उसके पति को किसी प्रकार से वापस लाया जाए। तो ऐसा वर्णन चतुर्थ सर्ग में देखने को मिलता है। पांचवें सर्ग में क्या है, पार्वती की तपस्या का वर्णन किया गया है। पार्वती किस प्रकार तपस्या करती है और शिव के तपस्वी वेश, इसमें क्या वर्णन किया गया है, पार्वती की तपस्या और शिव के तपस्वी वेश बट्टू वेशधारी शिव और पार्वती का संवाद दिखाया गया है पंचम सर्ग में। मतलब शिव पार्वती मतलब पार्वती की तपस्या और बट्टू वेशधारी शिव पार्वती का संवाद इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद रघुवंश। रघुवंश संस्कृत साहित्य में रघुवंश सबसे ख्याति प्राप्त महाकाव्य है। कैसा है, सबसे ख्याति प्राप्त महाकाव्य जिसमें 19 सर्ग है। रघुवंश का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। क्या है, वाल्मीकि कृत रामायण है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम तथा राम के वंशज राजाओं का चरित्र वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं की जीवन की घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है रघुवंश में। रघुवंश में सभी रसों का समावेश हुआ है। इसके पद पाठक को आत्मविभोर एवं आनंदित कर देते हैं। तो कैसा है, संस्कृत साहित्य में रघुवंश सबसे ख्याति प्राप्त महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग है। रघुवंश का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। ठीक है, इसमें रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राजा रामचंद्र के वंशज राजाओं का चरित्र वर्णन, जिसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद मेघदूत। मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य है। मेघदूत क्या है, छोटा सा खंड काव्य जिसमें 2 खंड है। जिसमें 2 खंड है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। कौन से 2 खंड है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में प्रकृति के अनुपम दृश्यों तथा बरसात की उन्मादक रंगीनियों का आकर्षक चित्रण है। तो प्रथम जो खंड है उसमें किसका वर्णन किया गया, बरसात, बारिश का तथा उसकी उन्माद रंगीनियों का आकर्षक चित्रण किया गया। जब बरसात होती है तो किस प्रकार से पेड़ पौधे नहाए हुए प्रतीत होते हैं और प्रकृति में एक नवीन जीवन का संचार दिखाई देता है। तो इस प्रकार का वर्णन प्रथम खंड में उन्होंने किया है। उत्तर मेघ में सौंदर्य और मेघ के नवीनतम, अनोखे और अभिरामतम चित्रण से भरा हुआ है। 2 खंड, दूसरे खंड में भी तो उसके मेघ के नवीनतम, अनोखे और अभिरामतम चित्रण से भरा हुआ द्वितीय खंड। तो मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य है जिसके 2 खंड है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। इसके बाद नाटक। तो नाटक कौन कौन से हैं, विक्रमोर्वशीय, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो विक्रमोर्वशीय में विक्रमोर्वशीय नाटक का मूल स्रोत ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण,
तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। तो विक्रमोर्वशी क्या है? ये ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। पुरूरवा और उर्वशी नाटक के नायिका हैं। पुरूरवा का उर्वशी से प्रेम होना, निषिद्ध वन में जाने से उर्वशी का लता बन जाना और पुरूरवा का उसके वियोग में पागल होना और भटकना, अंत में दोनों का मिलना बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत होता है। तो विक्रमोर्वशी में किसका वर्णन? मुख्य रूप से पुरूरवा और उर्वशी, जिनका मिलना, बिछड़ना और पुरूरवा का पागल होना, ये इसका मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है विक्रमोर्वशी में। तो विक्रमोर्वशी नाटक का मूल स्रोत है ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरूरवा उर्वशी की प्रेम कथा देखने को मिलती है। इसके बाद है मालविका अग्निमित्रम। इसमें 5 अंक हैं। मालविका अग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5। इसमें शुंग वंशी राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर रानी इरावती है और उसकी परिचारिका जिसका नाम मालविका है, तो उसकी प्रेम कथा का वर्णन है। मालविका का अपने जो मालविका जो है वो अपने सौंदर्य से अग्निमित्र को प्रभावित कर देती है और रानी इरावती को जब इस बात का पता चलता है तो रानी इरावती क्या करती है? उसको कैद खाने में डलवा देती है। इसको इस बात को देखते हुए कि कहीं जो अग्निमित्र है उससे विवाह न कर लें। लेकिन जब ये पता चलता है कि जो मालविका है वो स्वयं राजकुमारी है तो अग्निमित्र से उसका विवाह बाद में हो जाता है। तो मालविका अग्निमित्र शुंग वंशी राजा अग्निमित्र तथा उसकी रानी इरावती की परिचारिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह नाटक संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है। किसका? संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है और जिसमें हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। तो इसमें हस्तिनापुर के राजा कौन हुए? दुष्यंत और शकुंतला के जो बीच में प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। प्रथम अंक में दुष्यंत तथा शकुंतला का प्रेम अनुराग का वर्णन किया गया है। दूसरे अंक में विवाह का वर्णन है और तीसरे अंक में जो है ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को पति ग्रह के लिए विदा करने का वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं जो कि शकुंतला से मिलते हैं और बाद में वो वापस अपने जब लौट जाते हैं अपने राज्य को, तो उसके बाद वो शकुंतला को एक अंगूठी देके जाते हैं और अंगूठी ये उनकी निशानी थी कि बाद में शकुंतला उसको दिखाकर वो इस पुरानी याद को ताज़ा कर सकती हैं और जिससे कि उन्हें स्मरण रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो अंगूठी जो है शकुंतला से नदी में स्नान करते समय खो जाती है और उसके बाद जब कर्ण ऋषि अपनी जब शकुंतला को उनके पति के घर के लिए विदा करते हैं तो उसके बाद शकुंतला को पहचानने से दुष्यंत मना कर देते हैं। तो बाद में ये विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है कि किस प्रकार से अब उनको स्मरण दिलाया जाए। तो एक मछुआरा जब अंगूठी लेकर राज दरबार में पहुंचता है और ये बताता है कि ये उसको मछली के पेट से प्राप्त हुई है, तो तभी दुष्यंत को वह अंगूठी से शकुंतला की पुरानी बातें याद आ जाती हैं और इस प्रकार शकुंतला और जो दुष्यंत थे वो आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत
और शकुंतला की प्रेम वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताओं में भाषा और छंद योजना। इसमें क्या है, महाकवि कालिदास उनकी भाषा और शैली अत्यंत परिष्कृत है। भाषा का माधुर भाव, उसकी कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास, भावापूर्ण शब्द चयन उनके साहित्य की विशेषता है। वे छंद रचना में भी सिद्धहस्त थे। रस एवं भावों के अनुकूल उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। तो महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें भाषा और छंद योजना का बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें प्रयोग किया गया है। इसका नीरस विषयों में सरसता। तो महाकवि कालिदास ने क्या किया है, कालिदास ने अनुपम कल्पना शक्ति काव्य प्रतिभा के बल से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य और सरलता उत्पन्न कर दी है। तो उन्होंने जैसे कि बहुत सारी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी सजीव दिखाया है काव्य में। और जैसे मेघ, जैसे बादलों को उन्होंने एक संदेश वाहक बताया। और इसी प्रकार से पुष्पों को भी उन्होंने अपने और प्रकृति का सुंदर चित्रण उनके काव्य में देखने को मिलता है। और जो पेड़ सूख गए हैं उनको भी उन्होंने हरा भरा प्रस्तुत किया है और वो अपना संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने नीरस विषयों में भी सरसता का संचार किया है और उसको अपने काव्य में प्रयोग किया है। जो अनुपम है, कालिदास ने अनुपम कल्पना शक्ति काव्य प्रतिभा के बल से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य एवं सरलता उत्पन्न कर दी थी। इसके बाद रूपक तथा उपमाओं का प्रयोग। तो रूपक और उपमाओं का प्रयोग मतलब उनकी उपमाएं ऐसी अनुकूल, सजीव एवं चित्रमयी है जिनके बिना छंद पूर्णतया और सौंदर्य विहीन एवं नीरस हो जाते हैं। तो उन्होंने जो उपमाएं दी हैं वो एकदम सजीव हैं और बिल्कुल सटीक है। उपमाओं के प्रयोग में कालिदास ने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है। मतलब प्रकृति की कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जिसको उन्होंने अपने काव्य में उतारा न हो। तो उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक अंग को छुआ है, उसका मतलब प्रयोग किया है। ये उनके साहित्य में देखने मिलता है। जैसे गंगा की लहरें, चंद्रमा की चांदनी, इस प्रकार जैसे उदाहरण के लिए जैसे गंगा की कल कल बहती हुई लहरें, चंद्रमा की चांदनी और प्रकृति का मनोरम दृश्य, बसंत ऋतु का वर्णन और बादलों का वर्णन। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो रूपक तथा उपमाओं का प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है सुंदरतम तरीके से। इसका प्रकृति के साथ तादात्म्य, मतलब उन्होंने प्रकृति के साथ भी गहरा संबंध उनके काव्य में दिखाई देता है। जब ऋषि कर्ण, उदाहरण के लिए कि एक ये घटना है कि जब ऋषि कर्ण शकुंतला को पति गृह जाने के लिए विदा करते हैं तो आश्रमवासियों के साथ प्रकृति भी दुखी दिखाई देती है। मतलब विदाई के समय सभी जो आश्रमवासी थे, ऋषि के आश्रम के आसपास जो लोग रह रहे थे, वो इसमें दुखी दिखाई देते हैं। इसके साथ ऐसा भी प्रतीत होता है कि प्रकृति भी दुखी है। तो ये विदाई की लीला का सुंदर जो वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उसके साथ दुखी प्रतीत हो रही है। और प्रकृति जैसे यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला जब प्रसन्न होते हैं तो वहाँ पर प्रकृति को ऐसा दिखाया गया है कि जैसे प्रकृति भी मुस्कुरा रही हो। और इसमें मालिक का और अग्निमित्र का जो आपसी मिलाप है वहाँ पर भी प्रकृति को एक सुंदरतम तरीके से इस प्रकार से दिखाया है, प्रकृति भी प्रफुल्लित हो रही हो। तो यहाँ पर प्रकृति के साथ तादात्म्य ये देखने को मिलता है। इसका मानवीय भावनाओं का चित्रण, मानवीय भावों का चित्रण में देखने को मिलता है। जैसे दुष्यंत एवं शकुंतला के मिलन एवं प्रेम मानवीयता का वर्णन, और इसके बाद पुरुरवा उर्वशी का आपसी मेल मिलाप। तो ये
माँ की भावना का चित्रण भी सुंदर तरीके से महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने प्रकृति को ही एक तरह से सजीव बना दिया है कि वो मनुष्य जैसे मानव की समान अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हो। तो ये उनकी साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। तो आज हमने महाकवि कालिदास और गोस्वामी तुलसीदास और रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके अंतर्गत हमने महाकवि कालिदास के बारे में विस्तार से जाना कि महाकवि कालिदास जो है भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल के प्रतिनिधि कवि थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और डॉक्टर जो इतिहासकार B.A. स्मिथ के मतानुसार कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। महाकवि का काल तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि ये गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। जीवन परिचय हमने देखा किस प्रकार से वो प्रारंभ में मूर्ख थे बिल्कुल, और बाद में वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो विद्वान होते हैं किन घटनाक्रमों के द्वारा, और उसके बाद वो साहित्य रचना करते हैं। साहित्य रचनाओं में कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत। नाटकों में देखें तो विक्रमोर्वशीय, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। साहित्यिक विशेषताओं में हम देखें तो भाषा और छंद योजना उनकी, नीरस विषयों में सरसता, रूपक तथा उपमाओं का प्रयोग, प्रकृति के साथ तादात्म्य और मानवीय भावना का चित्रण उन्होंने सुंदर तरीके से किया है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।